हेलो मेरे 7th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि इस भाई साहब के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ में मैं इस वीडियो के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी आपको आज कंप्लीट करवा दूंगा। तो बेटा आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस भाई साहब की आपको स्टोरी बताता हूँ। क्या हो गया कि एक दिन एक आदमी था, उस आदमी के गोली, बाकी तो आप खुद पढ़ोगे, ठीक है बेटा। मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूँ, आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। ये जो भाई साहब है इनका नाम एलेक्सिस था। अब जब इनके गोली लगी, तब गोली 1822 की बात है, जब गोली लगी। गोली लगने के बाद जब इनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, तब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था, अब उस डॉक्टर ने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो चुका है, क्योंकि गोली के कारण अब इतना बड़ा होल हो चुका है। तब उस डॉक्टर ने चाहा कि अब इसके अंदर देखा जाए। तब जब देखा, तब उसके अंदर स्टमक था। स्टमक अब चर्निंग कर रहा था। चर्निंग मतलब जो फूड था उसको ग्राइंड कर रहा था। मैंने आपको बताया ना कि फूड को ग्राइंड करता है, तो इसकी भी डिस्कवरी हुई थी 1822 में। पहली बार ये देखा गया कि जो आपका स्टमक होता है वो ग्राइंड करता है इस तरीके से फूड को। और ग्राइंड करने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके डाइजेस्ट करने के बाद जब डाइजेस्टेड फूड हो जाता है, डाइजेस्टेबल फूड हो जाता है, फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास किया जाता है। जब वो सारी चीजें देखी, बड़ी अद्भुत चीजें थी ये उस टाइम के लिए। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर रिसर्च हुई, फिर इसका पूरा फंक्शन देखा गया। ठीक है जी, यही था। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी आप खुद से पढ़ लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है बेटा, आपको बता देना चाहता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है। और ये स्टमक के बाद देखो, ये स्टमक के बाद इधर इस साइड पे ज्वाइंटेड होती है। अब इसके अंदर फूड का क्या होगा, पूरा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या क्या, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। अब हाईली क्वाइल्ड का मतलब इस तरीके से, अब इतनी लंबी है तो लंबी तो रहेगी नहीं, तो उसको जैसे क्वाइल्ड कर करके रखा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द लीवर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, तब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि बहुत सारी जो सक्रीशंस होती हैं, जैसे लीवर सक्रीट करता है, और कुछ पेनक्रियाज कुछ सक्रीट करेगा, क्या जूसेस सक्रीट करेगा। तो वो सारे के सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है जी। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तब फैट का, प्रोटीन का जो सारा ब्रेकडाउन वहीं पे होगा। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है। देखो लीवर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द अब्डोमन। अब कहां पे होता है, यहां पे होता है आपका लीवर जो होगा। ये देखो, ये आपका अब्डोमन हो गया, यहाँ पे ये स्टमक और ये अब्डोमन हो गया, अब्डोमन जो होता है। और उसके ऊपर यहाँ पे आपका लीवर पाया जाएगा। ठीक है, इस जगह पे आपका लीवर होगा। तो जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, अपर पार्ट होता है अब्डोमन के। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अब ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। अब ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सक्रीट करती है, क्या, बाइल जूस सक्रीट करती है। और कुछ बाइल जूस स्टोर हो जाता है इन सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर। अब आपको बताऊंगा गाल ब्लैडर और इनकी कहानी। गाल ब्लैडर को पित्ता बोल देते हैं बेटा। ठीक है। अब लीवर एक जूस सक्रीट करता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। अब बाइल जूस जब सक्रीट होता है, वो फूड में जाकर के मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। जब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया, अब उस फूड के अंदर क्या होगा, बाइल जूस सक्रीट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब उस फूड के अंदर कुछ फैट होती है, जो फैट को ब्रेक डाउन करवाएगा बाइल जूस। मान लो अब बाइल जूस इतना सारा सक्रीट हो गया, लेकिन जरूरत इतनी थी, तो बाकी जो बचा वो किधर जाएगा, वो सारा जो भी बच जाएगा वो गाल ब्लैडर मतलब पित्ते में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। फिर फर्दर जब आप कोई खाना खाते हो, फिर पित्ते से वो सक्रीट हो जाता है, पित्ते से बाइल जूस आता है, और फिर वो खाने के साथ डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, उनका दिमाग थोड़ी है, उनकी आंखें थोड़ी है कि कितना कितना सक्रीट करना है। ठीक है। अगर ज्यादा सक्रीट हो गया लीवर से बाइल जूस, तो जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बाइल जूस था, जो एक्सेस में बाइल जूस था, वो किधर जाके जमा हो जाता है, गाल ब्लैडर में जमा हो जाता है, पित्ते में जमा हो जाता है। मान लो कई लोगों के पित्ते में पथरी हो जाती है, गाल ब्लैडर में पथरी हो गई, तो वो क्या करते हैं, पथरी को निकलवाने की वजह ना निकलवाने की वजह से वो क्या करते हैं, निकलवाते तो है नहीं पथरी, तो सीधा गाल ब्लैडर ही निकलवा देते हैं, पित्ता निकाल देते हैं। अब अगर लीवर ने देखो बाइल जूस सक्रीट किया है, अगर इतना सारा सक्रीट हो गया, तो बाकी जो बचा था, मैंने बोला कि गाल ब्लैडर जमा कर लेता है अपने आप में, तो उसमें स्टोर कर लेता है, ऐसे एक पैकेट लाइक होता है। तो फिर बाकी बाइल जूस कहां पे होगा, कहां पे स्टोर होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए डॉक्टर तो कहते हैं, जब पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है, तो इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि हर घंटे के बाद, हर 15 मिनट के बाद आप बिस्किट वगैरह खाते रहो।
ताकि जब बाइल जूस आएगा, जो बाइल जूस आपका सक्रीट हो रहा है एक्सेस में, वो अब स्टोर तो हो नहीं रहा कहीं पे, क्योंकि पित्ता तो निकाल दिया, तो बाइल जूस तो यूज भी तो करना है ना। तो 15 मिनट के बाद खाना चाहिए आपको, जिनका पित्ता निकल जाता है। तो पित्ता तो निकालना चाहिए ही नहीं। अगर आपके पथरी होगी तो और बथेरे रीजन है, उन रीजन को फॉलो करो ना। आप अपनी बॉडी के ऑर्गन थोड़ी निकालोगे, अब आप तो बेवकूफ हो। चलो, बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन डाइजेशन ऑफ फैट। मैंने आपको बोला ना, फैट को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब पेनक्रियाज की बात आ गई। पेनक्रियाज एक क्या होती है, लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है। अब क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है ये, और ये स्टमक के ऊपर होती है। पेंक्रियाटिक जूसेस ये सिक्रीट करती है, पेंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करेगी, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को अब ये तोड़ेगा, जो पेनक्रिया सिक्रीट करेगा, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, लाइपेज हो गया, ये सिक्रीट होते हैं। अब लाइपेज, ट्रिप्सिन, तो ये जूसेस सिक्रीट होते हैं यहाँ पे आकर के, पेनक्रियाज सिक्रीट करता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट और प्रोटीन होते हैं, इनका देखो, आपकी बॉडी ना डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जिसके कारण क्या होता है, आपकी बॉडी को वो डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को और फैट को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना जरूरी होता है। तो वो सिंपल सब्सटेंस में तोड़ेगा कौन, तो वो जूसेस तोड़ेंगे जो पेनक्रिया सिक्रीट करेगी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन और एक और था लाइपेज, ठीक है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, जो लाइपेज होता है वो फैट का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो सिंपल फॉर्मेशन में जब वो चेंज हो जाते हैं तब आपकी बॉडी डाइजेस्ट करती है, ठीक है। और ब्रेक डाउन अब किस में होते हैं, देखो आप देखते हैं, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू द शुगर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो जूसेस के कारण किसमें टूटना स्टार्ट हो जाती है, ग्लूकोज में, और फैट फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। जब फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में टूट जाती है, तब आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। बात समझ में आई? तो अब देखो, फूड अब पूरा डाइजेस्टेबल हो चुका है। अब फूड क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। लेकिन उस ट्रांसपोर्ट करने की भी एक विधि होती है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब बेटा पूरा फूड आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, देखो अब फूड पूरा रेडी हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब पूरी बॉडी को जरूरत है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, वो उसका भी एक है, आप पूरे का पूरा प्रोसेस है, वो क्या है, अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड अब्जॉर्ब होता है, वो कैसे होता है आप देखना। मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अब उसके साथ विलाई लगे होते हैं, विलाई। अब विलाई क्या होते हैं, स्मॉल, बहुत छोटे छोटे नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पूरा फूड रेडी हो जाता है, तब वो पूरा फूड ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है विलाई के थ्रू, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, मैं पेन के साथ आपको बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे मैं पेन ले आया, अब देखो यहाँ पे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों साइड पे इस तरीके से ऐसे बहुत नैरो पाइप लाइक, ये बेटा नैरो पाइप लाइक ऐसे विलाई लगे होते हैं। अब यहाँ पे फूड है, अब पूरा फूड इनके थ्रू जैसे सप्लाई नहीं होती, पूरा सप्लाई किया होता है, जैसे घर में पाइप का जो पूरे का पूरा सिस्टम लगा हुआ है ना, पाइप सिस्टम लगा हुआ है, तो हर एक कोने में जहां पे भी आप चाहते हो वहां पे पानी चला जाता है, किसकी वजह से, पाइप की वजह से। तो वो विलाई जो होती है वो इस तरीके से ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अब इस विलाई के अंदर जब फूड चला जाता है, तो अब इनके साथ क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम, मतलब वेन्स, नाड़े वगैरह जो होती हैं वो अब इसके साथ टच में होती हैं, ठीक है, नाड़े जिनको वेन्स बोलते हैं। अब वेन्स के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड। अब पूरा फूड जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब पूरा ब्लड कहां पे है, पूरी बॉडी के अंदर। अब पूरी बॉडी के अंदर फूड चला गया, कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड पहले किधर भेजा, विलाई को। विलाई कैसी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो इधर लिखा हुआ है। अब उसके बाद विलाई ने पूरा फूड ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया, पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो अब एक चीज आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी बॉडी में जब फूड चला गया, अब जहां जहां पे भी जरूरत है फूड की, तो वहां से वो फूड क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है, पूरी बॉडी में। अगर आपके हाथ को जरूरत है फूड की, तो वहां पे भी पहुंच गया। तो इस तरीके से पहुंचता है, ऐसे नहीं है कि आपने खाया तो डायरेक्ट आपकी पूरी बॉडी में चला गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये पढ़ा है, द कम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस कॉल्ड असिमिलेशन। क्योंकि अब ये जो लिखा हुआ है, जो प्रोसेस लिखा है, ये मैं आपको मार्क करवाता हूं यहाँ पे,
तो आप यहां से देखो, द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल। देखो ब्लड वेसल के थ्रू चले गए, ठीक है, चला गया। अब ब्लड वेसल जो मैंने आपको बताया, ब्लड के थ्रू पूरा फूड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के पास, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास चला गया, ठीक है, यूज हो गया। अब यूज कर लिया गया किस वास्ते? बिल्ड करने के लिए कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बिल्ड अप करने के लिए। कौन से? प्रोटीन वगैरह, ठीक है, आपकी बॉडी को जरूरत है ना, तो वहीं से तो बनेगा सारा कुछ, फूड से तो बनेगा। अब एसिमिलेशन का क्या मतलब है, मैं आपको सीधा सिंपल सा मतलब बताऊं। जो फूड आपने अब्जॉर्ब कर लिया, अब उस फूड से एनर्जी को गेन करना, उस फूड से एनर्जी को निकालना, इसको बोलते हैं असिमिलेशन। बस बात खत्म, ठीक है। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये जो लिखा हुआ सब लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोज होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तब फिर वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पानी की फॉर्मेशन हो जाती है। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो ना, जो ग्लूकोज यहाँ पे बना था, कार्बोहाइड्रेट किस में बने? ग्लूकोज में बने। तो ग्लूकोज अब जब पूरी बॉडी में चला गया, पूरी बॉडी में अब क्या है? ऑक्सीजन भी है। तो पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है, तब वो जब वो ग्लूकोज टूटता है तब एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिमूवल होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। अगर वाटर की यूज करना है बॉडी ने, वो कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिर बाहर निकालेगा ही। अब लार्ज इंटेस्टाइन की क्या बात है? अब लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है इजेशन। इजेशन का मतलब बाहर निकालना। बाहर कैसे निकालेगा? अब देखो पूरा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में चला गया, अब कुछ फूड बच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जो फूड बच गया, अब वो है वेस्ट मटेरियल, पूरी बॉडी को अब चाहिए तो है नहीं वो फूड, अब वो कहाँ पे जाएगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड किया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड में से कुछ जरूरी चीजें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, अगर कुछ ऐसा बचा हुआ है तो वो दोबारा उसको छन छन के स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस भेज देती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी। और उसके बाद अब अगर मैं कहूं रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होती है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा से फिर अब्जॉर्ब होना। तो लार्ज इंटेस्टाइन दोबारा से फिर अब्जॉर्ब करती है फूड को और दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है। अब जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, हार्ड पार्टिकल्स, फिर वो सारे का सारा किधर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर देखो इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में से पूरा फूड यूज अप हो गया, जो बचा हुआ मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, और लार्ज इंटेस्टाइन उस बचे हुए मटेरियल में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बाहर निकाल ली। वो बाहर निकालने के बाद और जैसे मान लो छन लिया, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दोबारा से फिर बैक पुश कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको भी यूज कर लेगा। लेकिन अब जो बचा हुआ हार्ड मटेरियल है, सॉल्ट, देखो सेमी सॉलिड फीसिस, मतलब जो आपकी पोटी है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जो आपका पोटी निकलता है, जो आपकी टॉयलेट आती है, जो आपका फिकल मैटर है, वो सारा क्या होता है? वेस्ट मटेरियल है, जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? उसको अब प्रिपेयर करके रेक्टम के अंदर भेज देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जाता है, अब रेक्टम के बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाया भी गया था, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब पूरा फूड अब चला गया पूरी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, अब जो बचा हुआ पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। देखो अब ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन में मान लो चला गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन से होता होता वो पहले किधर जाएगा? रेक्टम में जाएगा, रेक्टम के बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये था पूरे का पूरा प्रोसेस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, डायरिया। तो डायरिया क्या होता है बेटा, इसको ठीक कैसे किया जाता है? देखो कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS। आप लेते हैं ना ORS। डायरिया सबसे पहले होता क्या है? डायरिया होता है बेटा, जो आपने बोला हुआ है ना, नॉर्मली आप लैंग्वेज में बोल देते हो कि मेरे को लूज मोशन हो गए, ठीक है। आपको डॉक्टर बोल देते हैं कई बार कि आपको टॉयलेट से टट्टियां लग गई तो वो लूज मोशन जो आप वर्ड यूज करते हो, तो वो उसी को बोलता है डायरिया। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो अब आगे से आप लूज मोशन नहीं बोलोगे, लूज मोशन कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है जी। तो ये डायरिया बोलना आपने, डायरिया हो गया मेरे को, ठीक है। तो डॉक्टर से भी आपने ऐसे ही बोलना कि सर मेरे को डायरिया हो गया, ठीक है। अब डायरिया हो गया इसका मतलब मेरे को टॉयलेट लग चुकी है। अब इसको ठीक करने के लिए ORS लेते हैं। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन। मतलब क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से पानी, देखो
आप जब देखते हो कि आपको डायरिया हो जाता है, डायरिया होने के कारण जो टॉयलेट आपकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है, इतना ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी बॉडी का जो यूजेबल सब्सटेंस जैसे पानी है या और मिनरल विटामिन हैं वो भी सारे बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी से। और आपकी बॉडी हो जाती है कमजोर, ठीक है जी। तो जब आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी तब उसको ठीक तो करना है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो पानी की कमी हो चुकी है वो जैसे ORS है आपकी, ओरल रिहाइड्रेशन, री का मतलब दोबारा से फिर आपकी बॉडी को हाइड्रेट करना, दोबारा से फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करना, तो इसीलिए ORS लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो ये छोटी सी नॉलेज थी तो आपके लिए। अब इसके बाद है कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग वाले और अमीबा, ये मैं बाद में करवा दूंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ये आप ध्यान से देख लो और जितना कर लिया उतना खुद पढ़ लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट लिख दिया करो। थैंक यू सो मच बेटा।